तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज, त्रिभुज को ट्रायंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। और जो हमारे इसमें इस चैप्टर में यूज होगा वो सर्वांगसम और समरूप यूज होगा। तो स्टूडेंट सर्वांगसम किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास कोई चूड़ी है, उसकी ही साइज की दूसरी चूड़ी होगी, तो ये वाली चूड़ी अगर इस पर रखेंगे तो पीछे वाली चूड़ी रुक जाएगी, ठीक। यानी कि इसका साइज बिल्कुल बराबर होगा। और समरूप क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास कोई चूड़ी है और इससे कोई बड़ी चूड़ी है, इससे कोई छोटी चूड़ी है, मतलब दिखने में एक जैसा होना चाहिए, उसका साइज कितना ही बड़ा छोटा चल सकता है, तो समरूप होगा। यानी कि सिमिलर, दिखने में एक जैसा लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अब इसका साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, इसका दिखने में भी एक साइज होगा और साइज भी छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक। और इसका आकार, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल, इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक समान होनी चाहिए, इसका प्रत्येक एंगल बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सर्वांगसम होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग, जैसे कि अगर इसकी प्रत्येक भुजा इसके बराबर है, जैसे ये वर्ग है हमारे पास ए बी सी और ये डी, और ये बी ई एफ जी और एच, यदि इसकी भुजा इसके बराबर है तो ही सर्वांगसम होगा, और यदि भुजा बराबर नहीं है तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। और जैसे हमारे पास अगर हम बात करें समरूप की, तो वर्ग है ये और ये दूसरा बड़ा वर्ग है, तो स्टूडेंट ये सर्वांगसम तो है नहीं, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो इस स्थिति में ये समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं। तो सर्वांगसम होने के लिए उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक एंगल बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप तो है पर सर्वांगसम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। क्यों बात है स्टूडेंट, हम त्रिभुज की कर रहे हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो स्टूडेंट इसमें हम त्रिभुज के एग्जाम्पल लेंगे और इसे त्रिभुज ही सॉल्व करना है इसके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्वांगसम, तो स्टूडेंट इसमें ये वाली भुजा इसके समान होगी और ये वाली भुजा इसकी समान होगी और ये तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के समान होगी, ठीक। और ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर तीनों भुजा तीनों एंगल बराबर होंगे तभी ये सर्वांगसम होगा। अब स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें, तो बात करते हैं, देखो तीनों साइड मैच होनी चाहिए, ठीक। एस एस यानी कि साइड साइड और साइड, यानी कि तीनों साइड बराबर होंगी तो ही सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है ये वाला होता है हमारे पास, ठीक है, ठीक। ये सर्वांगसम का चिन्ह है हमारे पास। और दूसरा हो सकता है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल और साइड, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा होता है हमारे पास ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक होता है आर एच एस, तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल, हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ठीक, ये हमारा 90 एंगल होगा। और हाइपोटेनियस यानी कर्ण और एक साइड। तो स्टूडेंट ये जो लागू होता है ये केवल 90 के एंगल में लागू होता है, जैसे कि ये 90 का एंगल हमारे पास और दूसरा एंगल हमारे पास ये है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ए बी और सी, डी ई और एफ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस स्थिति में देखो 90 का एंगल, एक एंगल तो 90 का होना चाहिए, तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का। और हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इसका कर्ण समान होना चाहिए। और तीसरी बात है इसमें, इस वाले में से, इस वाले में से या इन दोनों में से, इनमें से एक साइड मैच होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है, तभी आरएचएस लागू होगा, ठीक है स्टूडेंट। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, एक साइड ये, ठीक है, यानी कि आरएचएस। अब बात करते हैं हम समरूप की। समरूप पर जैसे कि लिखा हुआ है दिखने में समरूप होना चाहिए, दिखने में समान दिखना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो स्टूडेंट एच ट्रिपल एस, एस ए एस एंड ए एस ए, ये होता है आर एच एस। तो स्टूडेंट इस बात से ये साबित होता है
कि प्रत्येक सर्वांग समरूप हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जो चारों कंडीशन इसमें लगती हैं वो इसमें भी लग रही हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी लगती है, डबल ए। यदि स्टूडेंट किन्हीं दो ट्राइंगल के यदि दो एंगल मैच हो रहे हैं तब भी वो समरूप होगा, यदि दो साइड केवल मैच हो रही है तब भी वो समरूप ही होगा। तो स्टूडेंट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन होंगी। यदि इनमें सातों कंडीशन से कोई भी एक लागू हो जाती है तो वो कैसा होता है, समरूप। और सर्वांग होने के लिए केवल 4 कंडीशन है ये, तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक सर्वांग एक समरूप होता है। ठीक है स्टूडेंट, और समरूप का जो साइन है केवल ये वाला है, जो इसमें नहीं है, बराबर का साइन इसमें है। ठीक है, यदि हमें दिखाना हो तो हम ये दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स में ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल डी ई और एफ। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। और इसे दिखाना हो समरूप तो इस तरह से दिखाएंगे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल DEF। ठीक है स्टूडेंट, इसमें केवल यही ये वाली जो कंडीशन है यही ज्यादा लागू होती है समरूप होने के लिए, और बाकी प्रत्येक सर्वांग समरूप होता ही होता है। तो ये वाला ट्राइंगल ये बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये इसके बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारे कंडीशन सेम है, बस ये हम बताना है। इसका मतलब है एंगल और एंगल और एंगल। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि तीनों एंगल समान होने चाहिए। तो समरूप में हम एक चीज और पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी, और दो त्रिभुज हमारे पास डी ई और एफ। यदि ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं और ये समरूप हैं तो इसमें एक चीज और लागू होती है हमारे पास, जैसे कि पहली बात है कि प्रत्येक एंगल बराबर होगा, जैसे कि मैंने बता चुका हूं अब तक। ठीक, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी दूसरी चीज हमारी ये भी लागू होती है कि इनकी भुजाओं की जो संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली, इनका जो अनुपात होगा सबका वो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन बी ई, ठीक, बराबर बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर ए सी अपॉन डी एफ। जो इनकी संगत भुजा का अनुपात है वो भी समान ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये चीज लागू होती है। स्टूडेंट, यदि कोई त्रिभुज हो हमारे पास इस तरह से ए बी और सी, और हमारे पास कोई तीसरी भुजा यहां पर हो, इसका नाम डी और ई। यदि इन दोनों भुजा पर जैसे कि ए डी और डी बी का अनुपात और ए ई और ई सी का अनुपात समान है, तब हमारी ये वाली जो रेखा होगी इसके समांतर होगी। ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं सी के रूप में, हमने ए और बी लिखा और सी लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है सर, ये हमें लागू होगा, और जब ये लागू होगा, यदि यह अनुपात बराबर है दोनों का, तब हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर होगी किसके, बी सी के। ठीक है सर, और डी, यदि कोई रेखा डी ई हमारे पास जैसे त्रिभुज का बिलोंग इस वाली का, यदि कोई समांतर है बी सी के, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा तो ये होगा, जैसे कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज इस तरह से दे रखा है और उसमें बोल रखा है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये बाकी जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी समान ही होगा। तो हम कह सकते हैं तब ए डी अपॉन बी डी और बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें एक चीज और आती है हमारे पास, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है, यदि कोई त्रिभुज, तो हम ये भी कर सकते हैं ए डी अपॉन कंप्लीट भुजा, छोटी भुजा बटे पूरी बड़ी भुजा, ए डी अपॉन ए बी, ये भी हमारा समान ही होगा, ए ई अपॉन ए सी, ये भी हो सकता है।
चाहे तो हम ये वाली भुजा ले सकते हैं, जैसे कि या BD अपॉन, ठीक, BD अपॉन ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, बड़ी भुजा AB बराबर EC अपॉन AC, ये भी हम कर सकते हैं। और यदि आपको मतलब ये सब आता है तो आप इन्हें पलट कर इस तरह से, या इसे को ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं इस तरह से, ये तो एक क्वेश्चन है और ये है उसके आगे का। हम इनको ऐसे कर सकते हैं कि AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE, और इसी तरह इसको भी पलट सकते हैं हम, AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन EC, ये भी सत्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम ये अपनी जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं, इन्हें हम एक तरह से फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, E हो गया और इसे F मान लो, ठीक है, इसे फॉर्मूले के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये समझ में आती है तो अच्छी बात है, वरना इन्हें रटना कोई फायदा नहीं।